सीओ साहब बन गए। 1 घंटे के बाद ही आपका मन विचलित क्यों हो गया कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं बना हूं। हमारे घर वाले माता पिता बहुत ज्यादा हम पे नाराज हुए कि क्या बेवकूफी है, तो हमने बोला चिड़िया चुग गई खेत, बहुत बता क्या। मतलब इमोशनल वो कड़ी है, बहुत बड़ा इमोशनल कड़ी है। पूरा दिन याद आ गया कि किस तरह से माता पिता का क्या शौक था। नौकरी मुझसे था, मैं नौकरी से नहीं। नौकरी छोड़ने के बाद भी माल जाल की कमी नहीं है। सीओ साहब घूस भी खूब कमाते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, उसका भी लिमिटेशन से आता है। ऊपर में बॉस है, पॉलिटिकल बॉस। नहीं तो 1 घंटे की नौकरी के बाद आप चले गए गांव, आपके सीनियर्स ने नहीं रोका? हम जब देश को घूमे 11 महीने तक आप देश नहीं, 11 महीने में 11 महीना आप बिल्कुल। हाँ, अपने गांव में हम स्वच्छता अभियान शिक्षा पर काम, उसमें गुजरात गए, महाराष्ट्र गए, राजस्थान गए, मध्य प्रदेश में पद्मश्री मिला है, किसी पद्म भूषण मिला हो। कई लोग सरपंच थे, मुखिया थे या नॉर्मल व्यक्ति थे, सन्ना हजारे जी, इन सभी लोगों से मिले। हाँ, एक चीज जो गुजरात हम देखें कि पूरा गुजरात में कोऑपरेटिव का कल्चर बहुत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों या माननीय मुख्यमंत्री जी हों, कोई भी व्यक्ति अब किसी गांव को अडॉप्ट कर ले, गांव के लोग नहीं बदलना चाहते हो बदल दे, कोई नहीं बदल सकता। एक लाइन कोई भी नहीं बदल सकता जब तक आप अपना नहीं बदल। सोने का कोई नाटक करे तो उसको कोई जगा सकता है, करते रहेगा लेकिन उठेगा नहीं। गांव के लोगों को लगने लगा हो कि ये नेता बन रहे हैं तभी से। गांव के लोग कहते हैं मास्टर साहब नहीं पढ़ाते। हम बोले मास्टर साहब आपके कलम की ताकत में है तो नहीं। प्राइवेट वाला अपना बच्चा को 6 बजे तैयार करता है, पराठा बनाया, खाना बनाया, उसका बढ़िया से कपड़ा साफ सुथरा है कि नहीं, जूता है कि नहीं, सब कुछ करके उसको गेट तक पहुंचाया, स्कूल के बस तक, और नहीं तो स्कूल के गेट तक पहुंच। उसको पैंट फटा हुआ है, बटन ऊपर नीचे लगा हुआ है, झोला 6-10 बजा, झोला उसका टांग दिया, वो भाग रहा है। ये आपका नहीं है कि बच्चा ये मेरा जा रहा है, कल ये भगत सिंह बन सकता है, कल ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनता है, ये लौह पुरुष बन सकता है। ये आपका नहीं है। लेकिन प्राइवेट वाला का सपना क्या है, जब पहुंचा रहा है अपना भविष्य उस बच्चा में देख रहा है, आप नहीं देखते। तो मोदी जी एक अटल विश्वास के व्यक्ति है। मतलब एक बार जो ठान लिए वो ठान लिए, चलते लालू यादव नहीं है कि हमारा पोस्टर फड़वाना चालू कर दिए। पोस्टर फड़वाना शुरू कर दिए? हाँ, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? अब है कि गांव में एक मीटिंग हो कि हमारे गांव में शराब क्यों आता है, कौन लाता है। उसमें आप पाएंगे कि कोई भी बाहर का, पाकिस्तान का आदमी नहीं आएगा शराब अपने गांव में पहुंचाने के लिए। आप अपने गांव में बैठक बुलाइए, बड़े बुजुर्ग के साथ बैठिए, बोलिए महोदय माननीय कौन सा अमृत ला रहे हैं, अमृत ला रहे हैं तो सबको एक गिलास अभी तुरंत बांटिए। समाज जब टूटता है तो गलत लोगों का बोलबाला हो जाता है, चाहे बालू माफिया हो या दारू माफिया। क्यों आपको नरेंद्र मोदी पसंद आने लगे? देखिए लालू यादव भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं। यदि आपको जमुई लड़ना है तो जमुई की चुनौती और आपने महसूस भी किया होगा, आपके रास्ते में बाधाएं आने लगी क्योंकि आपके दुश्मन खड़े हो गए। विकास जब पटना से निकलता है तो धीरे धीरे छोटा पड़ेगा। साम दाम दंड भेद आपको आता है, ये सब आता है। अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ से आए थे? जिनको लोग सुभाष चंद्र बोस को नेताजी पूरा दुनिया कहता है, वो कौन सा तिकड़म किए? सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन तिकड़म किए? विधायक कहते हैं कि हमें पुल पुलिया बना दिए। अरे पुल पुलिया अपना घर से लाके बना दिए क्या? कुछ अलग से नहीं बना दिए, कोई योजना ला करके खुद डिजाइन किए, घर में बैठे बैठे और कर दिए। ये सब फालतू की बातें हैं। हर व्यक्ति का, आपका, मेरा, सभी का ये अधिकार है। पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे ना। एक शब्द में जमुई। अगर पीएम मोदी से अकेले 5 मिनट मिले तो सबसे पहले क्या? एक लाइन, अंतिम सवाल, निर्भय प्रताप सिंह राजनीति। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज का पॉडकास्ट। देखिए, बिहार में चुनाव है और बिहार की राजनीति के बारे में क्या क्या लोग कहते हैं, बिहार कहां से कहां पहुंच गया। राजनीति में अच्छे लोगों की कमी महसूस की जाती है और यह कहा जाता है कि अच्छे लोग अब राजनीति नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ लोग ऐसे हैं, युवा तुर्क हैं, जो समाज सेवा को जीते हैं और राजनीति को अपना माध्यम बनाना चाहते हैं। तो आज लाइव सिटीज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं जमुई के युवा चेहरे, जिन्होंने आरामदायक नौकरी छोड़ दी समाज सेवा के लिए। गांव की आत्मनिर्भरता, भारत की आत्मा गांव में बसती है, तो गांव की आत्मनिर्भरता को अपना मिशन बनाया, किसानों और महिलाओं को सशक्त किया और जो नरेंद्र मोदी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो आइए स्वागत करें और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं
जमुई से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे निर्भय प्रताप सिंह का। निर्भय जी, बहुत स्वागत है लाइव क्षितिज के इस पॉडकास्ट में। जी धन्यवाद। और देखिए, आप जमुई से आते हैं, जमुई से मेरा बहुत नजदीकी रिश्ता भी है, नाता भी है। तो हमने आपके बारे में जो जाना और समझा, जो हमारी रिसर्च टीम ने बताया है कि आप 1990 में जन्मे, जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा था। कांग्रेस की सत्ता जा रही थी, चली गई, और लालू यादव ने बिहार की बागडोर संभाली। फिर बिहार की स्थितियां परिस्थितियां किस तरीके से बदलती रही और आज 2025 में क्या चर्चाएं होती हैं, आप बेहतर जानते हैं। तो आपकी परवरिश आपके माता पिता ने अच्छे ढंग से की। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे आप, और हर माता पिता की हसरत, मेरा कोई एक बेटा कलेक्टर साहब बन जाए, लाल बत्ती गाड़ी में लग जाए। पिता एक मामूली सरकारी कर्मचारी पीटीआई, लेकिन पिता पिता होते हैं। वह सभी का कष्ट हरते हैं, भले ही स्वयं कष्ट में हो। मां मां होती है। तो निर्भय प्रताप सिंह ने भी पिता के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया और सोचा, चलो बनते हैं कलेक्टर। पटना से लेकर दिल्ली तक की दूरी मापी, घंटों पढ़ाई की, रात जागा, और कलेक्टर तो नहीं बन पाए। लेकिन दूसरी सीढ़ी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की परीक्षा को आपने क्रैक कर दिया और आप बन गए सीओ साहब। यह भी कम नहीं होता है, बहुत बड़ी बात होती है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। और आपकी पहली तैनाती होती है जमुई के नक्सल प्रभावित लक्ष्मीपुर अंचल में सीओ साहब के रूप में। लेकिन 1 घंटा भी नहीं होता है और आपको लगता है कि यह नौकरी निर्भय प्रताप सिंह के लिए नहीं बनी है, मुझे यह नौकरी छोड़ देनी है, क्योंकि मेरा जो संकल्प था वह अधूरा है। और इसके बाद आप जमुई से निकल पड़ते हैं, देश भर भ्रमण करते हैं, वैसे पद्मश्री महानुभावों से, राष्ट्र के सपूतों से मिलते हैं जिन्होंने गांव को जिया है, गांव को सशक्त बना रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। तो निर्भय प्रताप सिंह जी, ठीक है आप कलेक्टर नहीं बन पाए, सीओ साहब बन गए। 1 घंटे के बाद ही आपका मन विचलित क्यों हो गया कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं बना हूं, मैं तो समाज सेवा के लिए बना हूं। लेकिन देश भर घूमने के बाद एक थोड़ा सा विराम आता है कि नहीं, नौकरी छोटी हो बड़ी हो, बदल तो सकते हैं। तो फिर आप लौटते हैं। लेकिन 2024 नहीं, अब मुझे समाज के लिए जीना है। परिवार से बड़ा समाज, और जब समाज है तो बिहार है, और जब बिहार आगे है तो देश आगे है। निर्भय जी, अपने बारे में बताइए अब कि यह सब कैसे हुआ कि आपने नौकरी तो पाली, मेहनत की, लेकिन नौकरी को आपने छोड़ दिया और अब समाज सेवा चाहते हैं, बिहार की राजनीति में कदम रखना चाहते हैं। सबसे एक बात तो बहुत इमोशनल करने वाला है कि जो तैयारी का आपने बात किया जी, जो माता पिता का सपना होता है, ये सच है कि जब आप तैयारी करते हैं तो आपके साथ स्ट्रगल पूरा परिवार करता है। पूरा परिवार जी, एक मिडिल क्लास फैमिली जो भी रहता है, उनके आप बच्चों से पूछेंगे कि किस तरह से स्ट्रगल करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी जो जीवन होती है, जो दिल्ली में रहे या पटना में रहे, जो बड़े सपने देखते हैं, कुछ करना है परिवार के लिए, उनके पास बहुत ज़्यादा एक सपना के साथ साथ बोझ भी होता है परिवार का। बिल्कुल, कि उनके सबके माता पिता का हर साल रिजल्ट आता है, उनका एक ही रहता है कि मतलब उनको लगता है कि इस बार मेरा बेटा हो जाए, क्योंकि बहुत त्याग होता है। जब आप जाते हैं उनके रूम में देखते हैं तो ना कोई व्यवस्था है ना कुछ है। लेकिन मुखर्जी नगर की बातें आप कर रहे हैं? जी, मुखर्जी नगर, हम लोग पटेल नगर में रहते हैं। अच्छा, पटेल नगर, ठीक है। तो बहुत स्ट्रगल होता है, ना लाइफ स्टाइल है, ना खाना का व्यवस्था है उचित तरीके से, ना रहने का व्यवस्था है, ना कपड़ा, तमाम इस तरह से बहुत ही दुखदाई है। आपने ऐसा बात कहा कि मुझे थोड़ा सा मतलब इमोशनल वो कड़ी है, बहुत बड़ा इमोशनल कड़ी है। और शायद मुझे वो पूरा दिन याद आ गया कि किस तरह से माता पिता का क्या शौक था, क्या हम लोग कर रहे थे, नहीं रिजल्ट आता है, क्योंकि इसमें अनिश्चितता बहुत है जी। लाखों लोग तैयारी करते हैं, हजारों का होना है, इतना ज्यादा अनिश्चितता है कि मत कहिए। और इतना बड़ा वो जीवन का, जैसे आप अच्छा एग्जाम निकाल कर कोई बीटेक करके आता है, कोई अच्छा जगह से टॉपर रहता है, वही आता है सिविल सर्विसेज के लिए।
एक बहुत हिम्मती हो, जैसे हम लोग टॉपर नहीं रहे हैं लेकिन हिम्मत बहुत रहा है कि कुछ बड़ा करेंगे। हिम्मत जी, 10th में मेरा 61% था, 12 में 62% था, तो अगर मैं बस फर्स्ट डिवीजन हो जाते हाँ थे किसी तरह से, जी। तो अगर मैं उस पे जाता कि मैं बहुत टॉपर हूं, मैं ही निकाल सकता हूं, तो शायद मैं कभी नहीं कर पाता। लेकिन मेरे पास जज्बात था, हिम्मत था, कुछ बड़ा करना है जीवन में, तो एक ऐसा कड़ी होता है कि मतलब पहली बार दिल्ली गए होंगे तो पिताजी छोड़ने गए होंगे, मुठरी गठरी निमकी पिरकिया सत्तू सब कुछ होगा साथ में। सबसे पहले तो जब हम पटना आए थे जी तो ये चीज हुआ था, 2006 का बात है जी। और कृष्णा अपार्टमेंट आप देख रहे हैं जो बोरिंग रोड में है, बिल्कुल हाँ। ये हम लोग ऐसे देख रहे थे टेम्पू से, जब हम लोग निकल रहे थे मतलब जैसे उस रास्ते से, क्योंकि उधर ही एडमिशन कोचिंग का सब था, तो ऐसे एन कॉलेज, इतनी लंबी इमारत जी इतनी लंबी इमारत पहली बार देखने को मिला। और 10th में बहुत ज्यादा मार्क्स आया नहीं था, तो एन कॉलेज का सपना तो दूर दूर तक, एन कॉलेज का सपना भी पूरा नहीं हो पाया। 74% मार्क्स उसमें मांग रहा था, तो हम लोग कहीं थे ही नहीं। तो बहुत कई बार वो भी लगता था क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन पिताजी के उनका हम लोग के जोश के साथ हरदम खड़े रहे कि नहीं, जितना पढ़ेगा जितना करेगा हम खड़े रहेंगे। एक बार जब जाना हुआ कोटा, तो हमारे पिताजी को पैसा नहीं था। अच्छा, ऐसी भी स्थिति आपने देखी? हाँ, हम लोग 5 भाई बहन थे, मिडिल क्लास थे, तो बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस रहता था जी। तो हमने एक शब्द लिखा था लेटर में, मुझे जो याद है, मैं लेटर लिखता था उनको, कोई चिट्ठी लिखते थे आप? जी हाँ। अच्छा। अभी भी मुझे कुछ भी विशेष होता है तो मैं चिट्ठी, या बोलने से ज्यादा इफेक्टिव ज्यादा होता है। अच्छा। उसमें आपका जो इमोशन रहता है वो लिख पाते हैं। तब तो व्हाट्सएप कर देते होंगे। तो भी उसमें मैं चाहता हूं कि लेटर के टाइप में मैं लिखूं, तो उसमें मैं एक शब्द लिखा था, जैसे पहले लिखा जाता था, पूजनीय पिताजी, आदरणीय पिताजी, चरण स्पर्श, आपका आशीर्वाद बना रहे, मैं यहाँ ठीक से हूँ, आप भी ठीक से होंगे, माँ भी ठीक होगी, घर में सभी अच्छे होंगे, या जी, ये सब तो ऊपर और बीच में अलग मटेरियल होता है, लेकिन नीचे ये सब होता है जी। उसमें हमने बोला था, क्योंकि हमको पता था पिताजी को पैसा नहीं है, तो हमने बोला चिड़िया चुग गई खेत, होत पछतात क्या। क्योंकि सब हम जब 1 महीने के लिए महेंद्र शिफ्ट हुआ कि यहाँ अच्छा कोचिंग होती है बोरिंग रोड से, ऐसा उस समय सुनने को मिलता था, तो हम यहाँ आए तो भी लगा कि नहीं, वो कंपटीशन नहीं जो कोटा वाला है। अब मुझे कोटा जाना था, कोटा में पैसा कम से कम 1.25 लाख रुपए एक साल में 8-9 महीने के अंदर लगना था, क्योंकि 60-70 हज़ार फीस और 60-70 हज़ार रुपया आपका रहने खाने का लगना है। तो उसी में मैं लिखा था, चिड़िया चुग गई खेत होत पछतात क्या। जैसे ही लेटर पिताजी को मिला, उन्होंने तुरंत फोन किया और बोला कि तुमको टेंशन नहीं लेना है, चाहे हम इसको लोन पर लें या किसी पे सूद पर लें या अपना खेत भी बेचना पड़े, तो तुम पढ़ाई के लिए आगे निकलो, हम खड़े रहेंगे। तो इस तरह के जो चीजें हम लोग के जीवन में बहुत हुआ है जी, कि भैया के पढ़ाई में उनका खेत भी उनको बेचना पड़ा है। अच्छा, भैया की पढ़ाई में खेत? हाँ, ये कहावत है, पिताजी हैं आज? हाँ अच्छा जी, कहावत है बिहार में कि खेत बेच करके लोगों को पढ़ाया जाता है, कलेक्टर बनाया जाता है। ये सच बात है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको हमारे बिहार में और कुछ नहीं है। इस सपना अगर कोई बेटा सोच ले कि हमको कलेक्टर बनना है, तो माता पिता अपना देह बेच करके उनको पढ़ाने के लिए और उस सपने को साकार करने के लग जाते हैं। उसको बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, पूरा परिवार को आर्थिक रूप से। किसी का जैसे हम लोग पढ़ाई में पैसा बहुत लग रहा है, तो बहन की शादी बहुत तो वैसा होता है, जैसे नहीं होता है कि शायद वो बढ़िया डिजर्व करती है अगर हम पढ़ाई के बर्डन मेरे ऊपर नहीं रहता तो जी। तो ये सब चीजें हैं जो बहुत मार्मिक है। आपने ऐसा बात कहा कि वो, तो चलिए, आप तो मुखर्जी नगर नहीं पटेल नगर की बात कर रहे थे, ठीक है, तो पटेल नगर, महेंद्रू, आपने बोरिंग रोड की बातें भी याद करा दी, मुझे अपना छात्र जीवन भी याद आ गया। तो कहीं ना कहीं तो आपको एक मुकाम मिल ही गया, यूपीएससी नहीं क्रैक किया, बीपीएससी क्रैक किया आपने, और आप सीओ बने जमुई के लक्ष्मीपुर में। तो आपको तो खुश होना चाहिए था जब आप वहां पहुंचे, लेकिन 1 घंटे के भीतर आपको यह लगने लगा कि यह नौकरी तो मेरे लिए बनी ही नहीं। ऐसा क्या हो गया, इतनी निराशा क्यों हो गई? देखिए, जब हम लोग पढ़ते हैं जी, दिल्ली में रहते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट चलता है, किस लिए आए हो, किस लिए आए हो, क्या नौकरी क्या है, नौकरी पाने आए हो। तो नौकरी तो हमारे पास मरीन का भी था, हाँ, IIT के वेटिंग लिस्ट से हम गए जी, मर्चेंट नेवी का हमारे पास कोर्स था, अच्छा पैसा कमाते पूरा परिवार। लेकिन जब आता है किस लिए आए हो, तो कलेक्टर बनने के लिए है। अधिकतर लोग आईपीएस बनने के लिए भी नहीं आते, कुछ ही लोग होते हैं, शायद 1-2% कहते हैं कि आईपीएस बनना है, अब पहला चॉइस मेरा आईपीएस है। सबको लगता है सिविल सर्विसेज का मतलब कलेक्टर, अब बाकी सपना IRS हो या कुछ हो, सब जीरो, लाल बत्ती, जिला का मालिक। जिला का मालिक नहीं, मतलब हम लोग का उद्देश्य तो शुरू समाज सेवा रहा है, कि बड़ा पद पे जाएंगे, बड़ा दायित्व के साथ हम काम कर पाएंगे, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ा रिसोर्सेस हमारे पास रहेगा। तो कलेक्टर के अलावा कुछ भी दिखता नहीं हो, चाहे हमारा अटेम्प्ट निकल रहा हो, कुछ भी हो। तो पीसीएस उसे हम लोग देते ही नहीं थे। अच्छा, देते ही नहीं देते थे। अच्छा, बीपीएससी मिट्टी के भाव? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि एक सपना, अगर वो सपना पूरा नहीं तो हम मतलब फिर कोई मतलब नहीं। इस तरह का मानसिकता है, जो कि कई बार बहुत ज्यादा आपको पे करना पड़ता है। यही रिजिडनेस कई बार आपको बहुत ऊपर ले जाता है। ये दोनों चीजें हैं। मुझे याद है
कि एक बार मेरा बीपीएससी का पीटी निकल गया अच्छा। और मेरा 1 महीने के बाद मेंस था। यूपीएससी का पीटी था और बीपीएससी का मेंस था जी। और दोनों में 1 महीना का अंतर था। मतलब बीपीएससी का पीटी मेंस जो है पहले था और यूपीएससी का पीटी बाद में था। हम उसको निगेट कर दिए कि हमको कलेक्टर बनना है, हम नहीं गए। अच्छा, आपने बीपीएससी के मेंस में भाग ही नहीं लिया तब? नहीं लिया। अच्छा, ये बात 2015-16 का है। हाँ, बड़ा संख्या में सीट आया था। हमारे घर वाले माता पिता बहुत ज्यादा हम पे नाराज हुए कि क्या बेवकूफी है, जाके दे देता, तुम कुछ तैयारी नहीं करता लेकिन जाकर के एग्जाम में बैठ तो जाता। बड़ा भाई बहुत नाराज हुए कि जाके बैठ जाता, एक तुमको पता तो चलता। वहां पर पीटी भी नहीं हुआ बाद में। अच्छा, पीटी भी नहीं हुआ, यूपीएससी का पीटी भी नहीं हुआ, यहाँ भी चुक गए। यहाँ मेंस नहीं दे पाए क्योंकि उसको देना है, लक्ष्य एकदम मोटिव क्लियर था, और यहाँ पर पीटी भी नहीं हुआ। फिर से जर्नी चालू हो गई, चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ जी। लेकिन मैंने हार नहीं माना, फिर बीपीएससी को मैं नहीं दिया। अच्छा, फिर बीपीएससी को नहीं दिया। अच्छा, फिर एक बार हुआ कि मैं देखा कि बहुत सारे लोग एसडीएम बने और घर से भी दबाव था कि अरे एक नौकरी है पिताजी के, अगर वो भी गिर जाएगी, वो भी प्लेयर ढह जाएगा तो कब करेगा नौकरी। क्या मतलब, जैसे ये भी देखिए बहुत प्रेशर होता है माता पिता के ऊपर। मैं अच्छा जो इंटर के बाद मैं अच्छा किया, आईआईटी के वेटिंग लिस्ट में आया, तो एक नाम सम्मान था। हमारा कॉलेज मरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई जी है ना, वो बहुत सम्मानित कॉलेज है मर्चेंट नेवी के लिए, गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब रिजल्ट कई साल नहीं होता है ना, तो माता पिता थक जाते हैं। बिल्कुल, 2012 में हम पास किए। फोन करते होंगे आपको, बेटा पढ़ रहे हो, कुछ और कर रहे हो? नहीं, उनको विश्वास तो था कि पढ़ेगा ही। अच्छा। लेकिन ये लगता था, इसे समाज में उनसे कोई पूछता था कि क्या हुआ, तो बोलते थे उसके बारे में छोड़कर बाकी सब बात कीजिए। दिल्ली में कोई प्यार नहीं हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, केवल किताबों से ही प्यार रहा? नहीं, लक्ष्य हमारा शुरू से क्लियर है। मैं कभी भी 2 लक्ष्य लेकर के नहीं चलता। 2 लक्ष्य लेकर नहीं? कभी भी नहीं। अच्छा। मेरा मानना है कि जीवन में अगर एक लक्ष्य भी आप हासिल करके या जीवन मतलब पहुंच जाए उस एक लक्ष्य को भी, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसके 2 लक्ष्य नहीं होने चाहिए। जी, तो आपने ठीक है, तो सीओ तो फिर आखिर में आप बन ही गए, बीपीएससी आपने क्रैक कर ही लिया। लेकिन हुआ क्या कि 1 घंटे के भीतर आपने सोचा कि नहीं, मुझे ये नौकरी नहीं करनी है? जैसे सीओ का दायित्व तो बहुत छोटा होता है जी, इसके पास डेवलपमेंटल कोई फंड नहीं होता है। हालांकि नौकरी बहुत चार्मिंग है। बिल्कुल, मजिस्टेरियल पावर होता है, बहुत सारी चीजें हैं। सीओ साहब घूस भी खूब कमाते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। उसके साथ साथ ये भी है कि जमीनी विवाद को आप हल करने का बहुत सारा चीज। लेकिन हम लोग को ऐसा लगता था कि ऐसा काम करो जो बदलते हुए सिस्टम को दिखे, जो बदलाव दिखे। हाँ, जैसे डीएम का पावर है। बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है, डीएम भी बहुत कुछ नहीं कर पाता है। बहुत सारी चीजें बाद में, जैसे सब नौकरी में जाते हैं, समझ में आता है कि उसका भी लिमिटेशन हो जाता है। ऊपर में बॉस है, पॉलिटिकल बॉस है, ये है वो है, तमाम इस तरह की चीजें हैं। और लोगों को माइंडसेट चेंज करना ये सबसे डिफिकल्ट काम है जीवन। तब हमको लगा कि नहीं, ये सीओ की नौकरी में हम कुछ कर नहीं पाएंगे जो हम चाहते हैं अपने जीवन में। क्योंकि हमको लगता था जब 60-70 साल का हम उम्र में हो जाए, 70 साल की उम्र में जब पीछे हम लोग अपना देखे जीवन को, तो लगे कि हमने एक लड़ाई लड़ी जी। हाँ, एक लड़ाई लड़ी, होना ना होना, जितना हारना होता लगभग, सफलता असफलता कुछ नहीं होता, प्रयास ही जीवन है। लेकिन हम लोग वर्गीस कुरियन से प्रभावित हैं, जो अमूल के मिल्कमैन है। बिल्कुल। बाबा साहब अम्बेडकर से प्रभावित है कि रिसोर्सेस हो या ना हो, अगर आपको मुकाम तक जाना है तो आपको कोई भी रोक नहीं, हिला नहीं सकता है। क्योंकि वो व्यक्ति कहाँ से खड़ा हुए और कितना बड़ा व्यक्ति बने अपने व्यक्तित्व के कारण, अपने काम के कारण, अपने सोच के कारण, और उन्होंने अमेरिका और लंदन तक पढ़ाई की है जी। तो ऐसे व्यक्तियों से प्रभावित थे। तो हमको लगता था इस नौकरी से बहुत कुछ नहीं होगा, तो हम चले गए अपने गाँव। नहीं तो 1 घंटे की नौकरी के बाद आप चले गए गाँव, आपके सीनियर्स ने नहीं रोका, आपके माता पिता ने डांटा नहीं आपको? जैसे हम डाल दिए मेडिकल लीव कि हमको पारिवारिक समस्या की, माता जी का तबीयत खराब है, और हम चले गए वहां पर। माता जी का थोड़ा सा बीमारी भी चल रहा था, हमको लगा कि ये नहीं नौकरी करना है। तो घर पहुंचे होंगे तो पापा बहुत चिल्लाए होंगे? नहीं, पिताजी भी साथ में थे। अच्छा, पिताजी कराए थे। हाँ। तो उनको भी लगा रहे यार क्या नौकरी वोकरी है, इस मतलब उनको भी बहुत वैसा नहीं लगा कि जैसे बेटा का जो सपना है, जो जुनून है, हो सकता है बेहतर करेगा, इसमें आ गया तो आगे भी करेगा। तो लिव विदाउट पे हम हो गए जी, और हम चले गए। और 11 महीने बाद हम जब देश को घूमे, 11 महीने तक आप देश घूमे? नहीं, 11 महीने में 11 महीना आप बिल्कुल। हाँ, अपने गांव में हम स्वच्छता अभियान, शिक्षा पर काम किए। हाँ। उसके बाद हम देश के विकसित गांव को घूमे, देश के विकसित गांव। हाँ, जिससे ये बात हुआ कि आत्मनिर्भर गांव होता कैसा है। 11 महीनों का वनवास रहा, उसके बाद आप देशाटन पर निकले। हाँ। इसे ये लगा कि हमारा दोस्त बोला कि तुम बोल रहा है विकसित गांव बनाएगा, विकसित गांव बनाएगा। आई एम कलकत्ता का मेरा दोस्त था, बोला कि होता कैसा जानते हो? किताब में पढ़े। मतलब किताब पढ़े, देखे तो कुछ नहीं है, जीवन में तो अनुभव कुछ नहीं है। कि किताब, दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी में जीवन बहुत सीमित हो जाता है, किताब से ही दुनिया देखते हैं हम लोग।
तो जब हमको बोला था हम सोचे कि नहीं देखना चाहिए, तो टॉप 20 का गांव को हम लोग सर्च मारा, उसमें गुजरात गए, महाराष्ट्र गए, राजस्थान गए, मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग गांव को गए, जहां पर अपने गांव को विकसित करने के लिए उन लोगों को, कई लोग सरपंच थे, मुखिया थे या नॉर्मल व्यक्ति थे, अन्ना हजारे जी, इन सभी लोगों से मिले। अच्छा, अन्ना हजारे से मिले। कोई पद्म श्री मिला है, किसी को पद्म भूषण मिला है। उनके गांव में, अन्ना हजारे जी गांव में कम से कम 32 लाख लोग विजिट किए हैं। 32 लाख लोगों ने? 32 लाख लोग। तो आपने क्या देखा, क्या अंतर है बिहार के गांव से और उन गांव में जहां आप गए, और वैसा ही गांव बनाने का सपना जो आपने पाला है वह कैसे, मतलब जो अवधारणा है उसे कैसे मूर्त रूप आप दे सकते हैं? देखिए, सबसे अंतर ऐसा नहीं है कि वहां का गांव और बगल वाला उनका पंचायत का गांव बहुत डेवलप है। अच्छा, उन्हीं का पंचायत डेवलप है। ऐसा नहीं है कि वहां के बगल वाला गांव में चीजें बहुत बेहतर है। हाँ, एक चीज जो गुजरात हम देखें कि पूरा गुजरात में कोऑपरेटिव का कल्चर बहुत है। कोऑपरेटिव, सहकारिता। हाँ, सहकारिता का। हमारे यहाँ कोऑपरेटिव बहुत पॉलिटिक्स है और लोग भी बहुत पॉलिटिकल हैं यहाँ पे। मतलब पॉलिटिकल कुछ भी आप करेंगे, अब नेता बनने लगा, कुछ भी झाड़ू मार दीजिए गांव में, नेता बनने लगा, अब तो ये हीरो बन रहा है। तमाम इस तरह के जो निगेटिव, उसको हटाना पड़ेगा। वहां जो हम देखें कि जिन गांवों को ये लोग, जो महामानव जिनको हम कह सकते हैं, महापुरुष कह सकते हैं, सूरमा कह सकते हैं, ये लोग अपने गांव में श्रमदान और अर्थदान का कल्चर चलाए हैं। श्रमदान और अर्थदान का ये कल्चर के कारण गांव में एकजुटता आया, क्योंकि आप खुद श्रमदान करते हैं तो उस चीज से लगाव हो जाता है। इसका एग्जाम्पल रोहतास के अपने गांव में भी मैंने किया है, प्रैक्टिकल किया जी, उसका ही मैं बताऊंगा, जिक्र करूंगा। तो श्रमदान अर्थदान से क्या होता है ना कि एकजुटता बढ़ता है। आप 2 रुपए भी किसी चीज में लगा दीजिए, उसमें देखिए आपको लगेगा कि मेरा है, मेरा है। बिल्कुल बिल्कुल। करोड़ों का चीज क्यों ना हो, सरकार को लगता है मेरा नहीं जी। वहीं घर के चौखट के अंदर सब कुछ व्यवस्थित होता है, चौखट के बाहर कोई पानी फेंक दे, गंदा है, पानी बह रहा है, आपको कोई मतलब, नया नाला बन रहा है, वो कम लायक है नहीं है, कभी आप देखने नहीं जाते, पूछने नहीं जाते। ये मानसिकता को अगर हम लोग नहीं हटाएंगे, श्रमदान अर्थदान का कल्चर नहीं रखेंगे, क्योंकि ये टैक्स आपका हमारा दिया हुआ है। बिल्कुल। सरकार थोड़े कमा के लाता है। कि प्रधानमंत्री को आप देखें कोई बिजनेस करते हुए, मुख्यमंत्री को कभी कोई देखा है क्या कोई व्यवसाय, कहीं नौकरी करके पैसा लाते हुए? ये टैक्स का हम चश्मा, जूता, चप्पल जो भी खरीदते हैं, साड़ी, गमछी, वही टैक्स का पैसा हमारे रूप में आता है हमारे गांव के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसको हम अपना नहीं मानते हैं। इसलिए विकास, वो 3 नंबर का ईंटा लगता है तो भी हम नहीं देखते हैं। अच्छा, आपने ये महसूस कर लिया ना, ये महसूस कर लिया ना कि घर में 1 नंबर का ईंटा लगाते हैं लोग, और जब ठेकेदारी में सरकारी काम लिए जाते हैं तो वहाँ 3 नंबर का ईंटा लगता है। दुर्भाग्य है कि गांव के कोई लोग नहीं पूछता है। इसे आप बताइए जी। इस समय अब हम लोग के सबके गांव में दुर्गा पूजा होने वाला है, छठ होने वाला है। एकदम जबरदस्त कमेटी रहेगा, वो कमेटी फंक्शनल रहेगा, पूरा गांव से व्यवस्थित होकर के 3, 4, 10 मीटिंग होना है। हर आदमी ने चंदा दिया है। हाँ, हर व्यक्ति खड़ा भी होगा, मीटिंग में आएगा जी। लेकिन जब गांव में कभी सामाजिक मुद्दों पर एक मीटिंग हुआ, क्या शिक्षा पर, किसी गांव में खोज के लाइए बिहार में कि शिक्षा पर मीटिंग हुआ कि गांव में हम लोग शिक्षा का स्तर गिर रहा है, बच्चे जो स्कूल में जा रहे हैं, ये बच्चे एजुकेटेड माइंड इनका नहीं हो पा रहा है, डिग्री तो ला रहे हैं, ये कहीं मुद्दा हुआ? कभी स्वच्छता पर किसी गांव में चर्चा हुआ कि बैठ कर के, अरे हम लोग गांव में अपने से स्वच्छता नहीं कर सकते, सरकार के भरोसे? राजनीति हो जाएगी ना, यदि आप बैठक बुलाएंगे तो यह किस जाति का है, किस पार्टी का है, ये सारी बातें हो जाएगी ना। कभी हलनामा का बेटा है तो राजनीति कर रहा है। इस मुद्दा पर मैं 150 मीटिंग लिया हूँ पूरा। अच्छा, जमुई जिला में, जमुई जिले में 150 मीटिंग आपने जी। मैं बता, उसमें यही हमारी चर्चा होती है कि क्या आपके गाँव में शराब है? तो हाँ श्रीमान, शराब तो एकदम पूरा चल रहा है। तो क्यों, कौन गलती है? पुलिस वाला गलती है। हम बोले आपकी गलती, तो हम लोग क्या करें? हम बोले क्या गांव में कहीं बैठ करके एक साथ हम लोग चर्चा किए हैं, जिस तरह से दुर्गा पूजा, ईद, मुहर्रम के लिए बात करते हैं कि शराब गांव में नहीं आना चाहिए? तो नहीं। क्यों नहीं किए? क्योंकि ये पुलिस का काम है, आपका काम नहीं है। समाज का निर्माण करना केवल पुलिस का, प्रशासन का काम है, हमारा आपका काम नहीं है। तो आप मानते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन कहने को है, और गांव-गांव में शराब? मानने का क्या बात है इसमें? तो आप कहीं भी जाइए, हर व्यक्ति में आप देखिए, तो हम लोग तो कल अब क्या नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कई जगह हम लोग देखते हैं लोग दिन में पी करके शराब घूम रहा है। ये बहुत बड़ा, इसमें देखिए प्रशासन और सरकार की अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन जब तक लोगों का सहभागिता नहीं होगा उस पॉलिसी के साथ, और जब तक आप खुद अपने आप को सुरक्षित नहीं करना चाहेंगे पूरा गांव को मिल करके, तब तक आपको कोई नहीं बदल सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई चाहे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों या माननीय मुख्यमंत्री जी हों, कोई भी व्यक्ति अब किसी गांव को अडॉप्ट कर ले, गांव के लोग नहीं बदलना चाहते हो बदल दे, कोई नहीं बदल सकता। एक लाइन, कोई भी नहीं बदल सकता है जब तक आप अपना नहीं बदल। सोने का कोई नाटक करे तो उसको कोई जगा सकता है नहीं कर, जैसे सोया हुआ आदमी को हुरिए, ऐसे कीजिए तुरंत जगह, क्या बात है। लेकिन कोई नाटक कर रहा है, उसको दिन 5 बार पिंच कीजिए, करते रहेगा लेकिन उठेगा नहीं हो। यही व्यवस्था जब तक लोग नहीं समझेंगे कि डेवलपमेंट का
जो पैसा आ रहा है हमको भी इसमें लगना है, हमको भी अर्थ करना है, श्रमदान करना। सामाजिक मुद्दों पर हम लोग गांव के लोग बैठक करके जिस तरह से बढ़िया से दुर्गा पूजा मनाते हैं, ईद मनाते हैं, छठ मनाते हैं, इसी तरह से दारू को कैसे बंद किया जाए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैं जमुई में कम से कम 150 मीटिंग लिया, उसमें तमाम मुद्दा पर मैं चर्चा नहीं, मैं जम्मू पर आता हूं, लेकिन आपने कहा 11 महीना आपने गांववास किया, फिर आपने पूरे देश का भ्रमण किया और फिर आप अपने पद पर लौटे और वहां से एक बदलाव आपने लाना प्रारंभ किया जमुई में, जिसके कारण आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी और गांव में जो आपने उन्नति का एक रास्ता दिखाया, महिलाओं को सशक्त करने का रास्ता दिखाया, नेचर विलेज का एक अवधारणा लेकर आए। तो ये सब कैसे हुआ? 11 महीने बाद जब लौटे तो आप में क्या बदलाव था और कैसे उस बदलाव को जमुई ने महसूस किया? सबसे बड़ा पहला बदलाव था कि हमको ये लग गया कि पद का लिमिटेशन होता है, चाहे हम वीडियो हो, सीओ हो या कलेक्टर हो। अपना जिला के बाद बिल्कुल 0 है आप, आपका कलम नहीं चलेगा, पहला चीज। लेकिन व्यक्तित्व का कोई लिमिटेशन नहीं है। कुर्सी का लिमिटेशन है, क्षेत्र है जी, बिल्कुल। लेकिन व्यक्तित्व का लिमिटेशन अपार है। ये क्योंकि अनुभव से बनता है, ये कर्मठता से बनता है, ये सोच से, विचार से बनता है। ऐसा मिश्रण है ये व्यक्तित्व। तो हमको लगा, तो अब ये मेरा दिमाग से निकल चुका था कि ये बीडीओ सीओ क्या होता है। हमको लगा कि अपना काम को करना है। जब एक पंचायत के मुखिया 20 साल मेहनत करते हैं, जो सरपंच भी उधर बोलते हैं राजस्थान गुजरात में, उनको पद्मश्री मिलता है, तब जाके पूरे जीवन में एक गांव को डेवलप कर पाते। तब मुझे लगा कि अगर मेरे पास तो 13 पंचायत है, अगर इसको सजाना संवारना में पूरा करना लगू तो कम से कम 4 जन्म लेना पड़ेगा। बिल्कुल 13 पंचायत को 4 जन्म लेना पड़ेगा। तो क्यों नहीं इस काम में लगे? जो मिला है उसको, जब पद छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं, आपका सोच बड़ा होना चाहिए। जितने रेवोल्यूशन करने वाला कोई पद लेके थोड़े आया था, अब पद लाने वाला कौन लोग रेवोल्यूशन किया? तो सोच बड़ी होती है। इस कारण से मुझे सेटिस्फेक्शन मिला नौकरी को लेकर के। मैं चला, अन्ना हजारे सिपाही थे, उन लोगों से मिल करके मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। मैं खुशी खुशी इस नौकरी को स्वीकार किया और मैं ज्वाइन किया और ताकत के साथ अगले दिन हम, और बीडीओ साहब को भी मैं बहुत रिगार्ड करता हूं, उनको भी मैं जोड़ा इस मुहिम से और उनका भी बहुत स्वच्छता से लगाव था और हम लोग दोनों मिलकर के अंचल का सफाई चालू किए। अच्छा, झाड़ू उठा करके। अच्छा, स्वयं सीओ साहब और बीडीओ साहब झाड़ू लगाने लगे? जी, क्योंकि मैं तो गांव में ट्रेनिंग हो चुकी थी। बिल्कुल। अब बीडीओ साहब स्वच्छता उनका मुद्दा था और थोड़ा सा सामाजिक हैं और ये अपने काम में बेहतर करते हो। तो हम लोग मिल करके, बाकी भी टीम बनी 10-15 लोगों की, कुछ जनप्रतिनिधि भी आने लगे। फिर हम लोग वहां पूरा ब्लॉक कैंपस का सफाई किए, जो कि बहुत बड़ा है जमुई का। उसके बाद आपका कई पंचायत हम लोग जाने लगे, मुखिया जी लोग भी जुड़ने लगे, उनके भी गांव को हम लोग स्वच्छता अभियान से जोड़ना चालू किया। और गांव के लोग झाड़ू, जैसे आप अधिकारी हैं, आप झाड़ू लेके जाएंगे तो बहुत सारे लोग झाड़ू लेते। तो अब तक शादी हुई थी कि नहीं आपकी? नहीं, शादी वादी नहीं हुई थी। अब तक शादी नहीं हुई थी? जब तक आप झाड़ू उठा रहे थे तब तक शादी नहीं हुई? अपने गांव में मैं स्वच्छता अभियान चलाया 2022 में, तभी शादी नहीं हुई थी। जब यहाँ गया, मैं ज्वाइन किया 2023 के जनवरी में, तभी शादी नहीं हुई थी। मेरी शादी 2023 के मार्च में फिक्स हुई और जून में हुआ। तो ससुराल वालों ने लिखा हुआ कि मेरा दामाद तो स्वयं झाड़ू मारता है। इसका तो पत्नी आई तो बोली कि नहीं कि घर में भी झाड़ू तुम मार दिया करो भाई? मेरी सासू माँ तो, अब वो सासी है, मतलब माँ है, सास का उनका दर्जा मैं नहीं देता हूँ, माँ जैसी ही है, बहुत मानती है। वो जब कई बार हमारा फोटो बढ़िया अधिकारी वाला रहता था तो लगाती थी, जब झाड़ू वाड़ू वाला रहता था तो नहीं लगाती थी कि लोग क्या कहेंगे। शादी से पहले स्टेटस में उनको लगा ही नहीं था कि अधिकारी है, झाड़ू क्यों मारते हैं, इनका क्या ये सब काम है क्या? मतलब जिससे वो लोग बिजनेस फैमिली से हैं तो बहुत कुछ पता नहीं है। इस बारे में नहीं पता कि अधिकारी का क्या रोल होता है। तो ये बहुत, मतलब आज भी इंसिडेंस हम लोग हंसते हैं, लेकिन अब उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम झाड़ू लगाएं, जमीन में मीटिंग करें, क्या करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। अब उनको मेरे विचारों से बहुत प्रभावित रहती हैं, बहुत मानती हैं और बेटा जैसा मानती हैं। मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह से उन्होंने मुझे प्यार दिया। अब वो पूरा स्टेटस लगाती हैं। अच्छा, तो ठीक है, बिहार सरकार के एक प्राधिकारी के रूप में आपने जो बदलाव लाने की कोशिश शुरू की, फिर आपको क्या लगा कि क्या मेरे पास समय कम है, मेरे पास क्षेत्र कम है, या मुझे और भी अधिक करना है, इसलिए आपने नौकरी छोड़ने का फैसला ही कर लिया? देखिए क्या हुआ कि मैं 10 से लेकर के 5 बजे तक अपना सर्विस का समय देता था जी। सुबह मुझे भागना पड़ता था जाकर के कहीं योगा, क्योंकि 6000 लोगों को मैं योगा से जोड़ा हूँ। अच्छा, आप योगा ट्रेनर भी अच्छे हैं? हाँ, अच्छा। कोरोना काल में सीखे थे, मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं लिया हमने, और मुझे अच्छा योगा आता है। 6000 प्राइवेट, सरकारी और कई गाँव में जाकर के योगा से मैं गाँव में ग्रामीणों के बीच में योगा कराया। कई सारे जो जनप्रतिनिधि, गाँव के लोगों को लगने लगा हो कि ये नेता बन रहे हैं तभी से?
नहीं, वो लोग बहुत प्रभावित रहते थे जी। क्योंकि ऐसा कोई सेंटिमेंट नहीं था, हाँ। है ना। और अच्छा लगता था उन लोगों को, विचार से प्रभावित, पढ़ा लिखा आदमी है, मतलब अच्छा सोच है इनका। तो 6000 लोगों को योगा, तो सुबह सुबह हम लोग को भागना पड़ता था। किसी संडे कहीं स्वच्छता ड्राइव रख दिए, उसमें भागना, 50 से प्लस स्वच्छता ड्राइव अलग अलग गाँव में हम कराए हैं। और 6000 लोगों को योगा, इस तरह से लगातार ये सब चलने के कारण मतलब फिर कई बार गांव में बैठक होने रात हो जाता था। 6 बजे के बाद हम लोग किसी गांव में बैठ गए, और नेचर विलेज मटिया की भी शुरुआत हो चुकी थी। नेचर विलेज की क्या परिकल्पना है, बताइए तो हम भी समझें। नेचर विलेज चाहता है कि आत्मनिर्भर आप अपना गांव खुद को बनाइए। अच्छा। हम प्रेरक के रूप में विचारों को लेकर के, जो सच है उसको लेकर हम लोग गांव में जाते हैं। कि जैसे जो आपको बोले कि आपको अपना गांव को खूब डेवलपमेंट नहीं करना चाहेंगे, दुनिया में कोई ताकत आपको विकसित नहीं कर सकती। हाँ, देखना होगा कि सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग बन रही है तो कैसी बन जैसे रही हम है। एक दो एग्जाम्पल जी देना बिल्कुल। पहला चीज की शिक्षा को लेते हैं। गांव के लोग कहते हैं मास्टर साहब नहीं पढ़ाते हैं। हम बोले मास्टर साहब आपके कलम के ताकत में है? तो नहीं है। आपका क्या रोल है? बच्चा भेजना। तो हम बोले यहाँ पर आइए। पहला चीज, मास्टर साहब को अवलोकन करना बंद कीजिए, उनका एनालिसिस मत कीजिए, मिड डे मील का एनालिसिस मत कीजिए। सबसे पहले आप अपना दायित्व कीजिए। प्राइवेट वाला क्या करता है? प्राइवेट वाला अपना बच्चा को 6 बजे तैयार करता है, पराठा बनाया, खाना बनाया, उसका बढ़िया से कपड़ा साफ सुथरा है कि नहीं, जूता है कि नहीं, सब कुछ करके उसको गेट तक पहुंचाया, स्कूल के बस तक, और नहीं तो स्कूल के गेट तक पहुंचाया। आप क्या किए? उसको पैंट फटा हुआ है, बटन ऊपर नीचे लगा हुआ है, झोला 6-10 बजा, झोला उसका टांग दिया, वो भाग रहा है। क्यों? क्यों? मिड डे मील खाना है उसको। ये आपका नहीं है कि बच्चा ये मेरा जा रहा है, कल ये भगत सिंह बन सकता है, कल ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनता है, ये लौह पुरुष बन सकता है, ये आपका नहीं है। लेकिन प्राइवेट वाला का सपना क्या है? जब पहुंचा रहा है तो अपना भविष्य उस बच्चा में देख रहा है, आप नहीं देख रहे हैं। यहीं आप पहले मार खा गए। दूसरा चीज, जब स्कूल तक जाकर पहुंचाने से क्या फायदा होगा? जो टीचर है उनको एक संदेश जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये गांव के लोग जागरूक हो चुके हैं, अब हमको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। गार्जियन पहरेदार बन गया है। हाँ, आज आप जाइए स्कूल के दरवाजा तक, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम मास्टर साहब कह करके चलाइए जी। इतना कहिएगा, हर व्यक्ति में मानवता है। शिक्षक महोदय अपना काम चालू कर दें। जब बच्चा लौट करके आए, उससे पूछिए बेटा क्या पढ़ाई किया तुम आज? 4 बजे लौट के आता, 5 बजे पूछिए बेटा क्या पढ़ाई किया? वो कुछ नहीं बता पाएंगे महोदय, क्योंकि उनका दिमाग तो कहीं और था, वो चल रहा है। अब लेकिन 1 महीना तक लगातार आप अपने बच्चे से पूछते रहिए कि क्या पढ़ाई किया, क्या पढ़ाई किया, क्या पढ़ाई किया, और जाते समय बच्चा को स्कूल तक छोड़ करके आइए। वो बच्चा आधा घंटा तक 1 महीना बाद बोलते रहेगा, ये पढ़ाई की, ये पढ़ाई की, मैडम ये पढ़ाए, सर वो पढ़ाए, ये सर ये बोले, वो सर ये बोले, ऐसा है कहानी, ये सर अच्छे हैं, ये सर ठीक नहीं है, अभी बोले बताएगा सब बताएगा जी। लेकिन उसके साथ साथ हाँ, आपको ये भी जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हो पूछने के लिए। सबसे बड़ी बात ये है, हम पढ़े लिखे नहीं, हम पूछ सकते हैं बेटा क्या पढ़ाई किया? हम दादाजी हैं, क्या हमको पास आधा घंटा समय नहीं है? क्या स्कूल छोड़ने के लिए 10 मिनट हमको समय नहीं है? अरे बच्चा भविष्य तो देखिए, वो कितना बड़ा भविष्य के निर्माण करेगा। यही बच्चे, सरकारी स्कूल था, आज प्राइवेट न बन गया इतना बड़ा। बिल्कुल, यही सब हम लोग सरकारी विद्यालय के प्रोडक्ट हैं। मैं भी, सब कोई जितना भी निर्माण कर रहे हैं देश के, और अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं, इसको लीडरशिप आप कह सकते हैं, ट्रू लीडरशिप। चाहे बिजनेस हो, चाहे वो पत्रकारिता हो या अधिकारी हो, अधिकतर सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं। लेकिन आज क्या हुआ? क्योंकि आपका ध्यान हट गया। पहले वही व्यवस्था थी, आप ध्यान लगाते थे बच्चा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो इन सब चीजों को हम ध्यान चर्चा करेंगे तो शिक्षा की स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। गांव में कभी 15 दिन पर मीटिंग कीजिए सामाजिक मुद्दों पर, तो शिक्षा रख लीजिए कि क्या ऐसा किया जाए, हम लोग अपना ऐसा क्या रोल निभाए कि शिक्षा में हमारा मजबूती हो। तो ये छोटा छोटा चीज है, इस पर बहुत बदलाव हो सकता है। यही लेकर के विचार आत्मनिर्भरता कहानी का विचार है, जो हम लोग गाँव गाँव सुनाते हैं जी। हम लोग गाँव का बताते हैं, उनको लगता है कि नहीं वो गलती है। तो पहली बात तो आपने शिक्षा की, दूसरी बात भी आप कह रहे हैं जी, एकदम दूसरी बात है शराबबंदी का बात करते हैं। शराबबंदी, हाँ, जैसे लोगों से पूछेगा शराब क्यों है? अरे पुलिस वाला कुछ देखता नहीं है, ये सब साला चोर है, लोग यही लाइन बोलेगा। अब है कि गांव में एक मीटिंग हो कि हमारे गांव में शराब क्यों आता है, कौन लाता है, उसमें आप पाएंगे कि कोई भी बाहर का, पाकिस्तान का आदमी नहीं आएगा शराब आपके गांव में पहुंचाने के लिए। गांव का आपके गांव का 2 युवा होगा, 3 युवा होगा जो रात में या शाम में होम डिलीवरी कर रहा है। आप अपने गांव में बैठक बुलाइए और उन युवाओं को भी इन्वाइट कीजिए, सारे बड़े बुजुर्ग एक साथ बैठिए, बोलिए महोदय माननीय कि कौन सा अमृत ला रहे हैं, अमृत ला रहे हैं तो सबको एक गिलास अभी तुरंत बांटिए। बिल्कुल, ये क्या आप ला रहे हैं, क्या भविष्य बनेगा? ये छोटा बाल बच्चा भी यही पिएगा, आने वाला समय कैसा होगा, क्या भविष्य बनेगा? क्या इस देश का युवा क्रांति, इसीलिए आजाद किया गया था, इतना बलिदान। लेकिन वो तो बदमाश हो गए ना, गोली मार देंगे। नहीं नहीं, हिम्मत नहीं है। समाज की ताकत से बड़ा कोई ताकत नहीं है, ये मैं महसूस किया हूँ। अच्छा,
समाज की ताकत से कोई गोली बंदूक की ताकत नहीं है। और हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसा नहीं है कि यहाँ जंगल राज चल रहा है। लेकिन अगर ये पहल करेंगे, उन युवाओं का समय संदेश चला जाएगा कि गांव का जो ये निवेदन था, ये निवेदन नहीं, यह आदेश है। और अगली बार से उनकी हिम्मत नहीं होगी गांव में डिलीवरी कर दे। लेकिन 15 दिन पर आपको मीटिंग रखना पड़ेगा इस मुद्दे पे। जी। कितना छोटा काम है, शराब के समस्या से दूरी, स्वच्छता की बात करते हैं। स्वच्छता में आप अपने गांव को 15 दिन पर एक झाड़ू लेकर के एक व्यक्ति हर घर से निकल जाए। हमारे गांव में एग्जाम्पल ये है, जैसे छठ के समय निकलते हैं जी, छठ में, दुर्गा पूजा में, ईद में पूरा गांव साफ रहता है जी। लेकिन सालों भर हमारा गांव गंदा रहता है। रोहतास की हम बात करें, तड़वा गांव में जी, वहां पर ऐसी स्थिति होती है, कोई 4 व्हीलर नहीं निकालना चाहता है, क्योंकि रोड जैसी बरसात में क्या लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं और गंदगी के कारण वो पूरा गाड़ी जाम, मतलब गाड़ी गंदा हो जाता है। तो लोगों को किसी तरह से गाड़ी खरीदा, ड्राइवर थोड़े खरीदा साफ सफाई के लिए। अब हम लोग क्या किए, 1 महीना लगातार हर एक घर के व्यक्ति हम लोग स्वच्छता अभियान चलाए और आज 2.5 साल हो गया। वो पब्लिक प्रॉपर्टी सबका प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि हर घर के चलाने वाला झाड़ू स्वच्छता ग्रही है, अपने आप में स्वच्छता का सिपाही है। किसी को 2.5 साल में हमारे गांव रोहतास के आप चले जाइए तड़वा गांव में, किसी का हिम्मत नहीं कोई रोड गंदा कर दे। पूरा ओडीए प्लस हमारा गांव है। ये हम लोगों ने किया है। पूरा 30-35 साल की उम्र हमने कभी नहीं देखा। लेकिन 2.5 साल से आप एक स्पॉट नहीं देखा सकते। वहीं रोहतास के बगल वाला गांव में, हमारे पंचायत के अंदर ही दूसरा गांव में आप जाएंगे, वही गंदगी है, लेकिन हमारे गांव में। अच्छा, आपने जमुई में नौकरी की, जमुई में नौकरी छोड़ दी, जमुई में आपने गांव के उत्थान के लिए काम शुरू किया, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम शुरू किया। लेकिन जब नौकरी छोड़ी और समाज सेवा का रास्ता चुना और यह भी तय कर लिया कि आगे राजनीति करेंगे, तो आपको चुनौतियां समझ में नहीं आई जमुई की? क्यों आपको नरेंद्र मोदी ही पसंद आने लगे? देखिए, लालू यादव भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं, जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, गांव की बात कर रहे हैं। आपको नरेंद्र मोदी ही, और यह भी कि यदि आपको जमुई लड़ना है तो जमुई की चुनौती, और आपने महसूस भी किया होगा कि जिस दिन आपने यह संकल्प लिया कि अब मुझे समाज सेवा और राजनीति करनी है, आपके रास्ते में बाधाएं आने लगी, क्योंकि आपके दुश्मन खड़े हो गए। देखिए, इसमें 2 विषय है जी। पहला, नौकरी हमने छोड़ा नहीं जी। 2024 के फरवरी में 7 फरवरी को मेरा ट्रांसफर हो गया। तब तक मैं नेचर विलेज के उद्देश्य को लेकर अपने दिमाग में क्लियर था कि ये मुझे करना है, इसमें मुझे आनंद आता है और इस बात से मैं नहीं डरता कि होगा क्या। मैं एकदम निर्भीक व्यक्ति हूँ। अच्छा, निर्भीक व्यक्ति। हाँ, मुझे कोई डर नहीं लगता। नाम ही है ना निर्भय, जिसे भय ही नहीं है वह निर्भय है। दोनों हो जाए, लेकिन मुझे कोई डर नहीं लगता। मुझे क्या जाएगा, कहां पर मैं ऊपर से गिरूंगा, क्योंकि अब इतना नीचे से मैं उठाऊं कि मुझे कोई गिरने उड़ने का डर नहीं है। और नौकरी मुझसे था, मैं नौकरी से नहीं था। नौकरी आपसे था? हाँ, हमसे। हम पढ़े लिखे 9 साल मेहनत किए तब ना नौकरी में, कोई फ्री में लाके दिया है क्या? नौकरी हमसे है, हम नौकरी से नहीं है। लेकिन राष्ट्र हमसे नहीं है, हम राष्ट्र से है जी। ये अंतर है। 2024 के 7 फरवरी को जब ट्रांसफर हो गया तब मेरा काम लगा अधूरा हो जाएगा। अब मैं फिर नया जिला में फिर शुरुआत करूंगा, तो मैंने सोचा कि फिर ट्रांसफर करा लेंगे, पैरवी या किसी नेताजी से जाकर के रिक्वेस्ट करके हम यहीं रुक जाते हैं। तो हम गए ही नहीं, ज्वाइन नहीं किए हम नवादा में। अच्छा। और यहीं रह करके जो हमारा काम था कंटिन्यू करना चालू किया। इसमें तब मेरा शादी हो चुका था। मेरा परिवार, मेरी पत्नी का बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने बोला कि नहीं, ठीक है, आपके साथ, आपके विचारों के साथ हमें, आप काम कीजिए और समाज का काम है, अच्छा काम है, कई लोगों का भला हो रहा है। पत्नी ने इजाजत दे दी कि आप नौकरी छोड़ दीजिए? हाँ, पत्नी का मेरा बहुत सपोर्ट है। अच्छा। अगर देखिए, मैं मानता हूँ कि बिना पत्नी के सपोर्ट, अगर आप शादीशुदा हैं, अगर मिल जाए तो आपकी ताकत दोगुनी हो जाती है। अगर वो ताकत नहीं मिले तो पत्नी हाउसवाइफ है, कमाने वाली, बताते हैं अर्धांगिनी है जी, आप सही में कुछ नहीं कर पाए, बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर उनकी ताकत नहीं मिली तो। उनका वो हाउसवाइफ नहीं है, लेकिन वो हाउस भी मैनेज करती हैं और वो कंपनी की सीईओ हैं। कंपनी की कमांडो सिक्योरिटी कंपनी है। अच्छा, ये कमांडो सिक्योरिटी कंपनी आपकी है? नहीं, हमारी नहीं है, हमारे फादर इन लॉ कंपनी। अच्छा। उसकी वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और हमारे साथ ही हम लोग जमुई में ही रहते हैं। अच्छा, जमुई में ही रहते हैं। हाँ, वो वहीं से ऑनलाइन काम करना, सब कुछ अपना मॉनिटरिंग, जो भी होता है टेंडर वेंडर अलग सेक्शन बना लिए, वहीं से उनका मॉनिटरिंग चलता है। नौकरी छोड़ने के बाद भी माल जाल की कमी नहीं है? नहीं, माल जाल नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनकी जो सैलरी आती है 2 लाख रुपए आती है। हम लोग 2 लाख रुपए की सैलरी तो आपकी भी नहीं होगी। हमारी तो हमसे 3 गुना उनकी सैलरी है शुरू से। अच्छा, बता दीजिए, जब एक आईएएस होता है, एसडीएम बनता है, तो उसकी सैलरी कितनी होती है? हमको लगता है 80 होगा, हम लोग का 60 था। सीओ आपका 60?
हाँ, उन तब लोग भी, हाँ, तब तो आपकी पत्नी आपसे ज्यादा धनी है। 3 गुना उनकी सैलरी है। अच्छा। तो वो चीज है। और जहां तक बात है मोदी जी का, तो देखिए हम लोग जब पढ़ रहे थे ना, जी। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो मोदी जी एक अटल विश्वास के व्यक्ति हैं। मतलब एक बार जो ठान लिए वो ठान लिए, चलते लालू रहे। यादव नहीं है? एकला चलो, लालू यादव नहीं है? वो भी हैं, इतना अच्छा। ऊपर पहुंचे हैं तो भी हैं। जी। लेकिन उस समय उनके विचारों से हम लोग बहुत प्रभावित हुए। जिस तरह से उन्होंने नेतृत्व की बातें की, जिस तरह से वो बात करते थे डेमोक्रेसी के, लोगों का पार्टिसिपेशन के, भागीदारी, कहीं ना कहीं सोच बहुत मैच कर गया। तो उनके हम लोग आदर्श मान करके, नहीं होता है कि अब कलेक्टर बनना है, ऐसा कुछ बदलाव करना है जो ये व्यक्ति कहना चाहते हैं, तो उससे हम लोग उनसे बहुत प्रभावित हुए और लग गए कि अब कलेक्टर बन के इन विचारों को करना है, क्योंकि भारत गांव का देश है। सौभाग्य की बात है कि 70% जनसंख्या गांव में रहती है, बिल्कुल, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 30% से भी कम हमारा जीडीपी का रेवेन्यू गांव में है, 70% ऊपर है। तो ये एक जो व्यवस्था है बहुत अल्टर है। सोचिए कितना सामाजिक असमानता है आर्थिक रूप से, कि शहर में लोग कम, पैसा ज्यादा, गांव में लोग ज्यादा, पैसा कम। कितना फटियाल स्थिति। तो उस चीजों को लेकर के हम लोग चले, और जब नौकरी ट्रांसफर हुआ तो लगा कि बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि घर में पत्नी का भी सपोर्ट था, परिवार का भी सपोर्ट था, तो लगा कि नहीं, इसी काम में लगिए, फिर नौकरी ट्रांसफर करा लेंगे। तो राजनीति नहीं था, दूर दूर तक राजनीति से कोई हमारा सरोकार नहीं था, तब तक कभी नहीं था। लेकिन जब कुछ लोग चैलेंज करना चालू किए, हमारा पोस्टर फड़वाना चालू कर दिए। पोस्टर फड़वाना शुरू कर दिए? हाँ, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? आप तो मोदी के परिवार में शामिल हो गए, फिर पोस्टर कौन फाड़ने लगा? हम लोग देखिए, बिहार सरकार के जो नगर परिषद है उसको रेवेन्यू हम लोगों ने दिया, और लगभग जमुई नगर परिषद, हाँ, 9,000 रुपए रेवेन्यू दिया। लेकिन जब अगला महीना के लिए हम लोग रेवेन्यू देना चालू बोले, तो आवेदन नहीं होगा, नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी माननीय, किसी लोगों का वहां पर दबाव, नेता का। तो आप तो तस्वीर भी मोदी की लगा रहे होंगे? नहीं, जैसे हम लोग अपना नेचर विलेज का, अच्छा, नेचर विलेज, जो मसाला उद्योग लगा हुआ है एक बहुत बड़ा, उसमें अच्छा, आपने एक मसाला उद्योग भी लगा दिया। हर्बल गुलाल का उत्पादन हुआ। हाँ। जो महिलाएं बीड़ी बनाती थी वो हर्बल गुलाल बनाने, गेंदे के फूल से बनाई। अच्छा, बीड़ी बनाने वाली महिलाओं को आपने हर्बल गुलाल, हाँ, मतलब वह पहचान आपने खत्म करने की कोशिश की है कि बी से बिहार और बी से बीड़ी। कांग्रेस के एक नेता ने तो यही कहा ना, केवल से बात आई ना जिस पर हंगामा है। आप इससे सहमत हैं? यह जो मिलान किया गया कि बी से बिहार बी से बीड़ी, यह तो गलत है ना? वो महिलाओं के हाथ में इतनी ताकत है, कुछ ही बदल सकती हैं। लोग आगे बढ़ा करके तो उनको देखें, लोग आगे बढ़ा करके। बीड़ी, दुर्भाग्य है कि उनकी नजर, उनकी पहुंच बस बीड़ी तक पहुंच पाई। हमने देखा है कि आज जमुई के हर घर में जो होली का खुशबू था, उन्हीं महिलाओं को बनाया हुआ है। 20 से बिहार 20 से बीड़ी नहीं है जी, हर्बल गुलाल भी उसमें आता है। उसकी सुगंध हर नेता के घर तक पहुंचा है। हर जितने भी वहाँ लोकल पार्टी का, मतलब लोकल नहीं, जो राज्य स्तरीय या फिर कह सकते हैं आप नेशनल पार्टी, जितने होली सम्मेलन मिलन हुआ है, सब उसी गुलाल की खुशबू, सब आप ही के गुलाल से जी। विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने बीड़ी बनाने वाली, जो 20 से बिहार 20 से बीड़ी कह रहे हैं, उन्हीं बीड़ी बनाने वाली महिलाओं को उन्होंने पालक के पत्ता से बीड़ी बनाया। अच्छा, पालक के पत्ते से हर्बल गुलाल बनाया। उन्होंने गेंदे का फूल से बनाया, उन्होंने चुकंदर से बनाया, संतरे का छिलका से बनाया, और आरा रोट के साथ बनाया। और फ्रेग्रेंस के नाम पर क्या था, वो भी नेचुरल था। अच्छा, जैसे उसमें हो गया आपका लेमन ग्रास, रोज वाटर, इन सब से इतनी बढ़िया क्वालिटी तक अपने ऊपर 10 किलो भी रख करके आप 2 घंटा खड़े हो जाइए, कोई सिर दर्द नहीं, कोई इचिंग नहीं। तो इस तरह का वो जो बना हर्बल गुलाल बहुत पॉपुलर हुआ पूरा जमुई में, पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना। वहाँ का जो मसाला है वो बहुत शुद्ध है, बहुत बेहतर है। नहीं, कैसे शुद्ध है? आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी बात कर रहे हैं, आजकल तो हर चीज में फर्टिलाइजर है, और पता ही है ऑर्गेनिक वो मसाला नहीं है। अच्छा, लेकिन शुद्ध इसलिए है कि जो जहां से मसाला, जो उसका रॉ मटेरियल है, वो जैसे गुजरात से आता है, अच्छा, सेलम से आता है, गंटूर से आता है, केरला से आता है, वहां से रॉ मटेरियल, उसमें कोई मिलावट नहीं रहता है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। हाँ, ये हम लोग जरूर प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला समय में जैसे धनिया हो गया और हल्दी हो गया, क्यों ना जमुई के लोग उसको उत्पादन करें। 400 किसान हल्दी का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रोसेसिंग का टेक्निक डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि केवल उत्पादन करने से नहीं होगा। लोग बेच देता है 10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, उसको हम लोग प्रोसेसिंग का टेक्निक डेवलप कर लेंगे तो यहीं का 100% वोकल फॉर लोकल हो जाएगा। ये प्रोडक्ट जो मोदी जी का सपना। लेकिन आपने महसूस नहीं किया, जमुई पर आप काम कर रहे हैं, जमुई को ही आप राजनीति कर रहे हैं, कि जमुई बिहार के दूसरे जिलों से काफी पिछड़ा रह गया? किसी ने चिंता नहीं की, जबकि नरेंद्र सिंह ने जिला बनवाया, फिर तमाम बातें हुई, बड़े बड़े नेता वहाँ, चंद्रशेखर सिंह बिहार के मुख्यमंत्री भी बने, वे भी जमुई से ही आते थे, लेकिन बिहार जमुई वहीं का वहीं रह गया। देखिए, इसके पीछे बहुत कारण है जी।
जैसे आप देखेंगे बॉर्डर एरिया है, जंगल एरिया है, जी, पहले दुर्भाग्य से नक्सल एरिया भी है। इस कारण से क्या होता है, जब विकास पटना से निकलता है तो रास्ता धारा जिस तरह से नदी का निकलता है, ऊपर छोटा रहता है, नीचे बड़ा हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, विकास जब पटना से निकलता है तो धीरे 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 छोटा पड़ जाता है, जमुई जाते जाते उसकी रोशनी कम हो जाती है। ये लेकिन अब है कि अब बहुत डेटा, फैक्ट और जो बिग डेटा की बात करते हैं हम लोग, और जो इंटरनेट का कम्युनिकेशन हो गया, इसके कारण इंफॉर्मेशन वहां पटना में क्या हो रहा है क्या छोड़िए, अमेरिका में क्या हो रहा है जमुई के लोगों को पता है जी। तो इंटेलेक्चुअली और इंफॉर्मेशन उनके पास सब कुछ आ चुका है, और सरकार के पास डेटा आ गया है। अब वो धारा ऐसा नहीं कि यहाँ से इतना पानी जा रहा है तो धीरे धीरे ऐसे 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 इतना पहुंचा हुआ। अब है कि बहुत डेटा के साथ अब कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और फैक्ट के साथ अब जा रहा है कि इस विधानसभा में इस क्षेत्र में इतना पैसा जाएगा, इसमें यहाँ जाएगा, इसमें इस चीज़ के लिए कमी है, इसमें इस चीज़, बहुत ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो पहले से व्यवस्था बहुत बदली है। अब मुझे उम्मीद है कि जमुई में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। उसमें पोटेंशियल में आपका खेती में भी है, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी, क्योंकि जो आप रसायन यूज किया गया है रोहतास में, शाहाबाद क्षेत्र में, पटना के आसपास, उतना रसायन जमुई के जो खेती उसमें नहीं यूज किया गया। आज भी लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं उतना नहीं किए हैं। तो बहुत सारा लैंड हमारा अभी भी ऑर्गेनिक के लिए रेडी है। दूसरा चीज कि मेडिसिनल प्लांटेशन का हब हो सकता है। जो पिछड़ा था वो सबसे अगड़ा हो सकता है। जमुई में सोना है ना, लोग कहते हैं। हाँ, सोना है, लेकिन उसके भी जो प्रोसेसिंग है, हमको लगता है कि बहुत जैसे निकालने प्रोसेसिंग का कॉस्ट बहुत सारा हो सकता है, और उसका उत्पादन प्रोडक्शन इतना हो सकता है, इसलिए अभी तक उस पर चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। कोई लेकिन निर्भय जी, आप राजनीति में आ रहे हैं, वह भी जमुई की राजनीति कर रहे हैं। आप तो देखिए एक अच्छे लड़के रहे, अच्छी पढ़ाई की, कलेक्टर नहीं बन पाए, सीओ बन गए, और फिर आपने गांव की बात शुरू कर दी। लेकिन राजनीति में तिक्रम बहुत आवश्यक है। कोई साम दाम दंड भेद आपको आता है? ये सब आता है? कोई तिक्रम नहीं है। क्यों नहीं? पहले तो टिकट के लिए तिक्रम है, किसी चीज के लिए कोई तिक्रम नहीं है। अच्छा, आप में योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, तो आपके पास तमाम तिक्रम लोग लगाते रहते हैं। और योग्य लोग, कर्मठ लोग, जो ईमानदार होते हैं, जो मोरालिटी के साथ चलते हैं, इसलिए पीछे छूट जाते हैं कि उनको लगता है कि हाँ हमारे ऐसे लोगों का स्कोप नहीं है। ऐसा नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ से आए थे? जिनको लोग सुभाष चंद्र बोस को नेताजी पूरा दुनिया कहता है, वो कौन सा तिकड़म किए? सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन तिकड़म किए? अपने ही कर्पूरी ठाकुर को देख लीजिए ना, जयप्रकाश नारायण को, जयप्रकाश। लेकिन दुर्भाग्य है कि 70 के बाद का जो हमारा राजनीति है, उसमें अलग अलग लोगों का सेवा कम और अपना किसी तरह से बने रहने का गठजोड़ बहुत हुआ। इसलिए जात की राजनीति हुई, इसलिए अगला पिछड़ा का राजनीति हुआ, तमाम अलग अलग मुद्दों पर राजनीति। फिर बाहुबली आए कि हम उनका जब सीट लूट रह सकते हैं और बैलेट पेपर छाप सकते हैं, तो अपना ही क्यों न छाप दें। बिल्कुल, तमाम इस तरह के चीजें नकारात्मक वहां से घुसी। लेकिन आज फिर से युवा बहुत जो है जागरूक हो चुका है, वो एस्पिरेशनल है। आपने जाति की बात कर दी, तो मुझे लग रहा है कि आप जाति से राजपूत हैं जी। हाँ, ठाकुर हैं आप भी। लेकिन हम जब देखते हैं कि जमुई में उम्मीदवारों की फहरिस्त देखते हैं, और आप तो मानते हैं कि जाति बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार में चुनाव की राजनीति में, तो इतने राजपूत ही टिकट के लिए और चुनाव लड़ने के लिए परेशान है विभिन्न पार्टियों से, उसमें कहाँ टिक पाएंगे आप? नहीं, देखिए वहां पर हर कास्ट के लोग, यादव कम्युनिटी से भी लोग हैं चुनाव लड़ने के लिए दावेदार, गुप्ता कम्युनिटी से भी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से भी हैं। ऐसा नहीं है कि एक जाति से, अब जाति का बंधन टूटने में और 15-20 साल में बहुत कुछ बदला भी है। पिछला 15-20 साल में, अब 20 साल में बहुत जात की राजनीति खत्म भी हो जाएगी। अब डेवलपमेंटल और कास्ट क्लास का राजनीति चलेगा, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं। हाँ, ऑब्वियस है कि वो क्लास का बात चलेगा कि ये व्यक्ति के पास इतना पैसा है, इनके पास क्यों नहीं, तो क्या ऐसा किया जाए कि इसको भी ऊपर लाया जाए। ऐसा नहीं कि उसको खींच दिया जाए, इसको कैसे ऊपर लाने की राजनीति होगी कि आपके पास क्या इनोवेटिव माइंडसेट, मतलब अमीर को गरीब नहीं बनाना है, गरीब को अमीर बनाना है। हाँ, बेहतर करना है। जैसे बहुत सारे लोग विधायक आज के डेट में आपके क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं कि हमें पुलिया बना दिए। अरे पुलिया अपना घर से लाके बना दिए क्या? सही बात है, सरकार का पैसा है, पब्लिक सरकार का पैसा है और योजना है, उतना बनना ही है। आप कुछ अलग से नहीं बना दिए, कोई योजना ला करके खुद डिजाइन किए, घर में बैठे बैठे और कर दिए। ये सब फालतू की बातें हैं। कोई गाय नाली बना दिया, कोई गांव में गली बना रहे, बनाना था। आप इस गांव में नहीं हो सकता, अगला गांव बनाते, वहां भी जरूरत था। तो आपने कहा कि देखिए आपकी तो पोस्टर ही लोग फाड़ देते हैं, आपको जो जुलूस निकालते हैं, आप भारत माता जयकारे लगाते हैं, उसके लिए अनुमति नहीं मिलती है। तो अभी तो इतने अवरोध अभी पैदा किए जा रहे हैं, आगे चुनाव के समय आप नहीं फाड़ेंगे ना लोग? अब नहीं फाड़ेंगे, नहीं फाड़ेंगे, क्योंकि आपके पास भारतीय जनता पार्टी का झंडा था कि मैं एक नौकरी के बंधन से बंधा हुआ जी। जब हमारे विचारों को
विरोध किया गया, मेरा विरोध किया गया, मेरा काम को विरोध किया गया, नेचर विलेज का विरोध किया गया, तभी मैं चला। कई लेटर मुझे भेजना चालू किया नौकरी के नाम पर, तभी मैं देखता रहा, है ना। लेकिन दुर्भाग्य मानिए ऐसे लोगों का कि जब मैं अपने कंधे पर इस राष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वज लेकर के, अपना तिरंगा जो हम लोग का गुरूर है, स्वाभिमान, आन बान शान, उसको लेके चलो, उसका भी विरोध इन्होंने कर दिया। अच्छा, तिरंगे का भी विरोध कर दिया? हाँ, उसको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश किया। अच्छा, तब मैं सोचा अब बहुत हुआ, पहले तो ये बंधन को हटाओ। 15 अगस्त को हमने इस्तीफा दिया और आज हमारे, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा एक व्यक्ति हूँ, कानून संविधान सब जानते हैं, नाम से निर्भय हूँ। हाँ, अब डर वर है नहीं, ना नौकरी का ना मुझे। अब मेरा कोई अगर कोई पोस्टर फाड़ता है तो उसको कानून तक सिखाएंगे। हाँ, सिखाएंगे एकदम, उसको हम तो आपको जन समर्थन मिल रहा है? अब ये तो वहां के लोग बेहतर बताएंगे। कई सर्वे भी हुआ, दैनिक नहीं, चर्चा तो अब लगातार आपकी हो रही है। देखिए, दैनिक भास्कर का सर्वे है, उसमें 52% लोगों ने बोला कि आपके ऐसा लोग लीडर चाहिए, जबकि अभी तक हम लोग अधिकारी, आपको पता है ना कि भाजपा से टिकट चाहने वालों की लंबी लिस्ट है और उनमें आपको आगे निकलना है, इसके लिए आपके पास तैयारी है? देखिए, जो पार्टी होता है वो मेरिट को इग्नोर नहीं करता है, क्योंकि उसको भविष्य की राजनीति करनी होती है ना। तो जिस दिन मुझे चुनाव लड़ना होगा तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, ये संवैधानिक अधिकार है मेरा कि मैं पंचायत के जो वार्ड पार्षद से लेकर के और मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का, हर व्यक्ति का, आपका, मेरा, सभी का ये अधिकार है। पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे ना? हाँ, ऑब्वियस है। अच्छा, जो हमारे विचारों के साथ जो पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी, उसके साथ हम लड़ेंगे चुनाव, अगर मुझे मौका दिया गया तो। और पार्टी भी भविष्य की राजनीति करने के लिए देखती है कि कौन व्यक्ति में क्या क्षमता है, क्या राष्ट्रवादी काम कर सकता है, अपने काम से कर्मठ है, खाली फीता काट करके कहेगा, पुल पुलिया गिनाते रहेगा, क्योंकि पुल पुलिया का अपना लिमिटेशन है। मेरा मानना है कि विधायक का जो है वो अपील बहुत बड़ा होता है, उसका काम पुल पुलिया गिनाना नहीं है, वो एक अपना काम है, योजना बनाता है, चलता है डेटा के साथ। उसका काम है लोगों में अपील, सामाजिक बदलाव का पहल करना। कृषि में क्या बदलाव हो, कोई संसाधन नहीं, कृषि में क्या बदलाव हो, लोगों को प्रेरित करके, जोड़ करके ऑर्गेनिक की तरफ हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मेडिसिनल प्लांटेशन की तरफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सामाजिक में जैसे कुरीतियां हैं, कम उम्र में बच्चों का शादी हो जाना। चलिए, मैं बिल्कुल इसी पर सवाल कर लेते हैं कि चलिए, आपको टिकट मिल गया, अगर आप चुनाव जीत भी जाते हैं तो जमुई विधानसभा क्षेत्र की 3 सबसे पहली प्राथमिकताएं आपकी क्या होगी? सबसे पहला टॉप प्रायोरिटी, टॉप 3 पहला होगा कि विद्यालय टाइट हो जाएगा, स्कूल ठीक हो जाए एकदम, क्योंकि जमुई की पहली 3 प्राथमिकताओं में पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं जाकर के विद्यालय में पढ़ाऊंगा भी। मैं ये नहीं कहा डेली पढ़ा दे। अच्छा, आप पढ़ाने भी जाएंगे? एकदम, जैसे पढ़ाने जाते भी, पहली बार थोड़े होगा। जैसे मेरा मानना है कि आप विद्यालय की तरफ से गुजर रहे हैं, 15 मिनट का समय दे दीजिए विद्यालय में। उससे क्या होगा, सभी मास्टर साहब और सभी विद्यालय में आसपास सूचना चला जाएगा कि अब कंप्रोमाइज शिक्षा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि विधायक जी खुद आए हैं। मास्टर साहब के सामने बच्चा को बुला के पूछ दीजिए कि बेटा 2 महीना में क्या पढ़े हो। जब अदा कुछ नहीं बोलेगा तो मास्टर साहब क्या जवाब देंगे, सोचिए। बिल्कुल, पहला चीज होगा ना, उनको भी शर्म आएगा, उनको कार्रवाई मत कीजिए, उनको शर्म आएगा, एक संदेश जाएगा कि बच्चों को पढ़ना चाहिए। बच्चा भी प्रेरित हो जाएगा कि भाई हम लोग बताएंगे कि 60% वाले हैं, तुम कितना लाओगे, तो आज का बच्चा बोलता है 70%, 80%, तो हम बोलेंगे सीओ बने तो तू कलेक्टर तो बन ही जाएगा भाई। बिल्कुल। दूसरा चीज उसको बताएंगे कि तुम व्यवसाय कुछ भी बन सकता है, जब हम ये बन सकते हैं आप कुछ भी बन सकते हैं। तीसरा चीज, माता पिता में बहुत प्रेरणा जाएगा। कोई विधायक, जनप्रतिनिधि अपने उसके गांव के विद्यालय में जाकर के 10 मिनट बैठ जाएगा, बिल्कुल, शिक्षा के प्रति उसका मानसिकता बदल जाएगा। तो 3 प्राथमिकताओं में पहली प्राथमिकता शिक्षा, रीढ़ है। शिक्षा अगर शिक्षित माइंड नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा, लोगों को एकजुट करना। जब तक एकजुट आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बदलाव जीरो हो जाएगा। समाज का जो विभाजन है खत्म करना। हाँ, उसको विभाजन, सब आपका वोट कहाँ मार रहे हैं वो अलग चीज है, आपका कौन से धर्म से क्या पूजा पाठ कर रहे हैं, किसका सेलिब्रेट कर, अलग चीज है, आपका लाइफ स्टाइल अलग चीज। लेकिन जब सामाजिक मुद्दा हो तो कम से कम गांव के लिए 10 दिन पर, 1 सप्ताह में 15 दिन पे आधा घंटा दीजिए, बैठिए। इसके लिए प्रेरणा बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक साथ बैठेंगे तो कुछ अच्छा बात होगा, क्योंकि अगर समाज जब टूटता है तो गलत लोगों का बोलबाला हो जाता है, चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे दारू माफिया हो। वो अपना वर्चस्व दिखाता है, एक के बाद एक को प्रताड़ित करता है, कभी उसको गाली दिया, कभी उसको गाली दिया। उसके डर से सब कुछ सिमटते चल, गांव अब गांव नहीं रहा, सबको अपने घर घर में बैठा है, कोई सामने एक साथ नहीं बैठता है। क्यों? क्योंकि एक साथ नहीं। इनको एकजुट लाइए, क्योंकि जब 100 लोग रहते हैं तो वहां कोई असत्य वचन नहीं बोलता है, सत्य की बातें होती है, अच्छी बातें होती है, धर्म की बातें होती है, तो उसमें बुराई खत्म होगा। तीसरा चीज है जो आपका है, जो हम लोग का स्वास्थ्य है,
जी। लोगों से हमारा जो कल्चर रहा है योग कर रहा है, हम्म हमसे दुनिया सीख करके योग कर रहा है। हम्म दूसरे देश के राष्ट्रपति, अमेरिकन जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहाँ के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो हैं, ये प्रधानमंत्री सब योग कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून योग कर रहा है। हमारा भारत से वो चीज़ गायब हो रहा है। इनको जोड़ना है, इनको प्रेरित करना कि आप योग से जुड़िए। चलिए, 3 प्राथमिकताएं हो गई। अब चलिए निर्भय प्रताप सिंह जी, आपसे चलते हैं रैपिड फायर में और कुछ मजेदार सवाल लेते हैं। देखिए, इन 3 नेताओं के बारे में आपको एक एक शब्द बताने हैं। तेजस्वी यादव, एक शब्द। लगे रहने वाले। लगे रहने वाले। नीतीश कुमार। सुशासन बाबू जानते हैं उनके नाम? सुशासन बाबू। बचपन से सुशासन बाबू लोग जानते प्रशांत किशोर। हैं। एक्टिविस्ट हैं। एक्टिविस्ट हैं। चलिए, अच्छा आप ये बताइए कि जब आपको मौका मिलता है तो जमुई में आउटिंग के लिए डिनर करने कहाँ जाते हैं? कौन सा रेस्तरां है? अभी एक आउटर में खुला है। अच्छा। जैसे एक सूरो रेस्टोरेंट है। हाँ। चकाई में। चकाई में? हाँ। जमुई से चकाई जाते हैं? हम तो नॉनवेज नहीं खाते हैं। हाँ हाँ। लेकिन वेज भी बहुत अच्छा बनता है वहाँ। वेज भी अच्छा बनता है। हाँ, तो वहाँ हम जो भी हमारे नॉनवेज खाने वाले दोस्त होते हैं तो उनको हम वहाँ लेके जाते हैं। अच्छा, नॉनवेज वाला। 70 किलोमीटर है जमुई से लगभग। वहाँ क्योंकि खाने के बाद कल भी जब एक हमारा दोस्त है, वो बोले करे भाई वहाँ पर गजब चिकन मटन बनता है, तो वो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और साइड में है, तो अच्छा लगता है वहाँ बैठ करके। निर्भय प्रताप सिंह की पसंद की गाड़ी कौन सी है? डिफेंडर, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज? नहीं, फॉर्च्यूनर अच्छा लगता है। फॉर्च्यूनर अच्छा लगता है, नेताजी वाली गाड़ी अच्छी लगती है। गांव की चौपाल या विधानसभा, कहाँ बैठना पसंद करेंगे? गांव का चौपाल का अलग मजा है। गांव की चौपाल का वहाँ अलग। कोई बंधन नहीं होता, अपनी बातों को आप हर व्यक्ति रखता है। पसंदीदा खाना लिट्टी चोखा या छोला भटूरा? दाल भात चोखा। दाल भात चोखा, क्या बात है। क्योंकि हम लोग जब कॉलेज में थे, हाँ, स्कूल में थे, 12 में, तो खूब यही आए कोचिंग से दाल भात चोखा उसी में डाल के सीटी मारे खा लिए। अच्छा। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना या गांव में आमने सामने संवाद करना, आपकी ताकत क्या है? दोनों। दोनों। एक शब्द में जमुई। जमुई एक्सेप्टेंस बहुत है। एक्सेप्टेंस बहुत। बहुत ज्यादा। अच्छा, पहला वेतन कहाँ खर्च किया था? पहला वेतन झाड़ू लाने में हम दे दिए थे। झाड़ू लाने में। और उसका भी कहानी है। हाँ जी। हम पहला वेतन पापा से उधार लिए थे कि 60,000 दीजिए, हमारा सैलरी मिलेगा तो दे देंगे, क्योंकि झाड़ू खरीदने। अच्छा। तो नेचर विलेज के दिए थे। नेचर विलेज को। पत्नी के साथ पहली सेल्फी कहाँ ली थी? सेल्फी उल्फी में बहुत विश्वास नहीं है। हाँ। लेकिन ये है कि पत्नी का बहुत दबाव रहता है, तो सेल्फी का भी लेना पड़ता है। पहली सेल्फी कहाँ ली थी? हम लोग कलकत्ता गए थे। वहाँ कलकत्ता गए थे। चलिए, छुट्टी मिले तो पढ़ाई करेंगे या लोगों से मिलेंगे? लोगों से। पढ़ाई में इंटरेस्ट कभी ना, मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति और उसमें ज़्यादा पढ़ाई में मेरा वो नहीं रहा है, लेकिन ये है जरूरत के हिसाब से। फेवरेट त्योहार, छठ या होली? होली। अगर पीएम मोदी से अकेले 5 मिनट मिले तो सबसे पहले क्या कहेंगे? हम तो यही बोलेंगे कि जो आपने नेतृत्व दिया है, और एक नहीं, अपने नेतृत्व के कारण लाखों युवाओं को लीडरशिप दिया है। आप ही ऐसा व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि योग्य लोगों को आगे बढ़ाइए। उनका कमिटमेंट भी 1 लाख लोगों को जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, योग्यता के आधार पर उनको राजनीति में लाया जाए। ये बहुत बड़ा कदम हो जाएगा आने वाले भविष्य में। अगर 1 लाख ऐसे योग्य युवा अगर आ गए, तो जो हम लोग वंश और विरासत की बात करते हैं, ये खत्म कर देंगे। वो संघर्ष और सियासत की राजनीति करेंगे, जो अपने अनुभव से लोगों को वो जानेंगे कि समस्या क्या है, उनका निवारण उनके पास होगा। अगर ये मोदी जी का जो पहल है, ये बातें हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर गांव, ये सब मतलब लोगों को एकदम नहीं प्रेरित कर दिया है। बिल्कुल। और हम लोग उसी के प्रोडक्ट हैं, मात्र एक प्रोडक्ट है। समाज सेवा में अब तक की सबसे बड़ी सीख? सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है लोगों के विचार को एकजुट करना और बदलना। सबसे बड़ा जीवन का टफ काम है। आप कुछ भी कर सकते, किसी घर बना सकते, कुछ भी कर सकते, गाड़ी खरीद सकते, लेकिन लोगों के विचार को चेंज करना, क्योंकि 20 साल से वो धारा बह रही, इसको मोड़ना आसान नहीं है। सबसे चुनौतीपूर्ण काम। जमुई के चुनावी पोस्टर पर निर्भय प्रताप सिंह का एक टैगलाइन? संघर्ष और सियासत की राजनीति हो देश में। संघर्ष और सियासत की राजनीति हो जमुई में, देश में। देश में। एक लाइन में अंतिम सवाल, निर्भय प्रताप सिंह राजनीति में क्यों? राजनीति में तो ऐसे कोई भी आ सकता है, लेकिन
योग्य और कर्मठ जी। और अनुभवी लोग जो जमीन पर हैं, वैसे लोग आएंगे तो पॉलिसी को कैसे एग्जीक्यूट करना है और पॉलिसी में क्या इनपुट देना है, दोनों समझ पाएंगे। जी। क्योंकि पॉलिसी मेकिंग ही विधायक का काम है, बिल्कुल लेजिस्लेटिव काम है। तो इस चीज में भी वो योग्यता दे सकते हैं। और हम लोग जैसे रहे हैं प्रशासन में, तो प्रशासन की क्या कमियां हैं, क्या मजबूती, इसको भी समझते हैं। कैसे काम होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, ये हमको पता है। तो इन सब चीजों का निवारण और जो गति है और दिशा, दोनों बदलने की ताकत हम लगता है कि हम रख सकते हैं। चलिए, दोनों बदलने की ताकत रख सकते हैं। तो ये थे निर्भय प्रताप सिंह। इन्होंने नौकरी छोड़ी है समाज सेवा के लिए, राजनीति के लिए, और लक्ष्य बनाया है जमुई को बदलना है, जमुई को आगे ले जाना है, जमुई को। अपने पास सब कुछ है, जो मिलेगा वह जमुई को देंगे और जमुई को बदलेंगे। तो निर्भय प्रताप सिंह के लिए हमारी सुखद शुभकामनाएं हैं, मंगलमय कामना करते हैं। आगे भी हम इनसे संवाद करते रहेंगे। अच्छे लोग राजनीति में आए, यह वक्त की मांग है। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।